अगर गैस बेस्ड प्लांट का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है तो उतने उत्पादन की भरपाई करने के लिए कोल सेक्टर को आगे आना होगा। कोल इंडिया के ऊपर इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस कंपनी का अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ दावे के साथ में कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि हमारी टीम पूरी तरह से गियर्ड अप है। कोल जो एक्सपोजर मेरे पास में है उस पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मैं उस कमी को जो भी गैप आएगा उसको पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कुछ माइंस भी आपने घूमा, किस तरह का रहा आज? हाँ, आज हम कुसमुंडा माइन देखे, उनकी कंप्लीट ऑपरेशंस को देखा। कल मेरा गेवरा और दीपिका देखने का है और उसके बाद फिर रायगढ़ परिक्षेत्र का भी मैं दौरा करूँगा। तो ये मेरी योजनाएं हैं। आज कुछ देखा आपने, कुछ चीज़ पाया, लोगों को कुछ मोटिवेशन मिली? देखिए, यहाँ की टीम पूरी तरह से एक कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है अपनी टारगेट के प्रति और अपनी योजनाओं के प्रति। कुछ जब लैंड को लेके कुछ इनके पास चैलेंजेस हैं, लेकिन उनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा एक ब्लूप्रिंट बना करके रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सीएमडी साहब हैं उनके कुशल नेतृत्व में ये टीम जो है उन बाधाओं को भी दूर करते हुए और अपने उत्पादन लक्ष्य को और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकदम कटिबद्ध है। सर, आपने 2026 को कोल इंडिया के लिए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। जी, इसको अगर हम कहें तो क्या क्या इसमें बदलाव देखने मिलेंगे? हम चाह रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं हम, तो रिफॉर्म्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम अपने ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की करेंगे, हम अपने डेलीगेशंस की रिफॉर्म्स करेंगे, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के जो मेरे स्कीम्स हैं उसका हम करेंगे, मेरे जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें हम रिफॉर्म्स करेंगे और हमारे कर्मचारियों के लिए जो डिफरेंट योजनाएं हैं उसमें हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इस प्रकार से हमारा मतलब एक अच्छा खासा हमने एक एजेंडा तैयार किया हुआ है, उस पर काम चल भी रहा है। सर, एक क्राइसिस अभी चल रहा है वेस्ट एशिया और इसमें अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस का तो दिख रहा है। ऐसे समय में क्या स्थिति रहेगी, कोल क्या रोल अदा करेगा देश में? इस सेक्टर के जो अभी जो क्राइसिस आई है, इस क्राइसिस का मुख्य प्रभाव जब हम बिजली उत्पादन की ओर देखते हैं तो यह है कि जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनके लिए एक चैलेंजेस आ गया है। तो अगर गैस बेस्ड प्लांट का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है तो उतने उत्पादन की भरपाई करने के लिए कोल सेक्टर को आगे आना होगा और मेजर कोल प्रोड्यूसर होने के नाते कोल इंडिया के ऊपर इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस कंपनी का अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ दावे के साथ में कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि हमारी टीम पूरी तरह से गियर्ड अप है और हमारे पास वर्तमान में जो कोयले के मतलब स्टॉक्स हैं और कोल जो एक्सपोजर मेरे पास में है उस पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मैं उस कमी को जो भी गैप आएगा उसको पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कुछ प्रभाव देखने मिल रहा है क्या सर, कि या कुछ लोगों में भ्रम, भय या डर, ऐसा कुछ माहौल देखने मिल रहा है? मतलब किस प्रकार से? अपने सेक्टर में ये युद्ध का नहीं, देखिए, हम अपनी कंपनी के बारे में मैं बोल सकता हूं कि मैं पूरे देश को आश्वस्त कर सकता हूं कि कोल सेक्टर की ओर से कोयला के उत्पादन में और उसके सप्लाई में कहीं कहीं बाधा नहीं आएगी। लगातार अभी डिमांड बढ़ रहा है सर पावर सेक्टर में, अब सामने में पीक टाइम भी आने वाला है। तो नेशनल स्तर पर अगर देखेंगे तो आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं जी। इसमें अगर एनर्जी के रूप में देखा जाए तो अगर गैस की भी दिक्कत होगी, कोल कितना रोल प्ले करेगा, लोगों के लिए क्या और कुछ नई चीज़ें आएंगी इसमें? हाँ, देखिए, हमारे देश में जो पावर प्लांट्स हैं वो उनकी पर्याप्त कैपेसिटी है कोल को एब्जॉर्ब करने के लिए और कोल इंडिया के पास भी पर्याप्त कैपेसिटी है कोयला सप्लाई करने के लिए। तो जब जनरेशन वाले तैयार हैं और कोयला सप्लाई वाले तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई मतलब बाधा आएगा। और उन सबसे बढ़कर बात क्या है कि भारत सरकार भी इस बात को लेके काफ़ी सेंसिटिव है और वो भी जिस प्रकार का भी इनेबलिंग कंडीशंस हमारे इन दोनों पावर सेक्टर और कोल सेक्टर को देने की आवश्यकता है वो सब वहाँ से मिल भी रहा है। तो कोई वजह नहीं है कि हम इसमें कहीं कोई कमी आने देंगे। सर, लगातार नई तकनीकें आ रही है, डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है, कोल सेक्टर में भी इसका कितना प्रभाव देखने में रहा है और हमारी कंपनी कितने जो आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का कहना है तो हमारे पास ऑलरेडी भारी मशीनों का एक बड़ा बेड़ा उपलब्ध है। आपके SCCL में भी है, दूसरी कंपनियों में महानदी और नॉर्दर्न कोलफील्ड वहाँ पर भी है।
तो अब अगर हमें एक नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो वो हमें वो डिजिटाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। हम अपने ऑपरेशंस में, अपने एफिशिएंसी में किस प्रकार से उसको हम लेके आ सकें, अपने प्लानिंग वाले पार्ट में, अपने ऑपरेशंस के पार्ट में, सस्टेनेबिलिटी के पार्ट में और सेफ्टी के एस्पेक्ट्स में हम डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। भविष्य में कोल के अलावा कुछ नए सेक्टर में भी शायद जाने वाले हैं, वो सेक्टर क्या क्या है? हमारे जो डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स हैं वो मुख्य रूप से हम क्रिटिकल मिनरल में जाने वाले हैं। क्रिटिकल मिनरल हमारे से रिलेटेड सेक्टर है क्योंकि वो एक प्रकार का माइनिंग है। उसके अलावा हम सोलार पे हमारे काफ़ी मतलब फास्ट फुटप्रिंट्स आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में हम अपने सोलर फुटप्रिंट्स लगा रहे हैं। और जो दूसरा तीसरा ये है कि हम रेयर अर्थ में भी जा रहे हैं, कुछ हमारी मतलब योजनाएं हैं। और इन सबसे बढ़कर क्या है कि हम गैसिफिकेशन, कोयले के आधार पर जो है गैस किस प्रकार से बनाई जाए, उसके लिए एक है पहला प्रोजेक्ट हमारा, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग अभी काम चालू हो गया है उड़ीसा के लखनपुर में। और भविष्य में हमारी योजनाएं हैं कि हम महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में मतलब वहाँ पर भी हम इस प्रकार के जो इंडस्ट्रीज लगाएं वहाँ कोल गैसिफिकेशन का। सर एक चीज़ 2025-26 में प्रोडक्शन, ऑफटेक और ओवरबर्डन रिमूवल भी तीनों में अच्छी काम करते आए हैं। इसके अनुसार अगर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे की अगर बात करें तो ऑपरेशनल ड्रिवन का ये मेन रोल रहा। हाँ देखिए, अभी हम एक ऐसी कंपनी बनने जा रहे हैं जहाँ पे हम उत्पादन तो करेंगे ही, साथ में हम कोयले की उपलब्धता भी देखेंगे। तो उपलब्धता जो है उत्पादन से ही आएगी, लेकिन हमारी अब जो कोर मेरा फोकस रहेगा वो हमारा फोकस ये रहेगा कि पावर सेक्टर को, ताप बिजली परियोजनाओं को और साथ साथ में एक अन्य उद्योगों को जिसमें कि स्टील इंडस्ट्री भी शामिल है, उनको हम जो है कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाएं। अगर आने वाले समय की बात करें सर, तो कोल इंडिया की सबसे बड़ी क्या अपेक्षा है, क्या टारगेट है, किस तरीके से? मैंने बताया नहीं कि अब वो टारगेट पे आप मत जाइए, उपलब्धता पे जाइए कि क्या आप मतलब अब जो है हमें सप्लाई करना है कोयला। अब हम एक सप्लाई कंपनी हो जाएं और सप्लाई किस प्रकार से हम बढ़ाएं ताकि पावर प्लांट के एंड तक जो है हम कोयला ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएँ, उनको कोयला की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उस मामले में मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूँ कि यस, माई टीम इज़ फुल्ली रेडी। सर गेवरा कोल माइंस क्षमता जो टारगेट है उससे ज़्यादा पाया है, उसी तरीके से दूसरे कोल माइंस भी अच्छा काम करें उसमें निकले, इसके लिए कुछ नई तकनीक या दिशा निर्देश आपने दिया? देखिए, तकनीक तो अपनी जगह है, उस तो ही है, साथ साथ में हमें उनके लिए लैंड एक्विजिशन मतलब फास्ट करना पड़ेगा, क्लियरेंसेस हमें फास्ट लेने पड़ेंगे और उसके बाद हमें जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को हम टाइमली प्लेस करना पड़ेगा। अगर हम 3 चीज़ों को कर लेते हैं और साथ में पर्याप्त रेल रैक की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम ये बड़ी परियोजनाएं भी जो हैं हमारी अच्छा परफॉर्म करेंगी। आपके SCCL में गेवरा, कुसमुंडा, दीपिका हैं, रायगढ़ की भी कुछ अच्छी माइंसें आने वाली हैं। उसके अलावा महानदी कोल फील्ड्स में बड़ी परियोजनाएं हैं, भुवनेश्वरी, आम्रपाली और मगध जो है हमारी CCL में हैं, और जयंत एक परियोजना है वहाँ नॉर्दर्न कोलफील्ड में, राजमहल है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। ये हमारी बड़ी परियोजनाएं हैं और ये एक बड़ा शेयर हमारे टोटल उत्पादन का करती हैं। तो शुरू से ही हमारा फोकस यहाँ रहा है कि इन बड़ी माइंस में कोई भी ऑपरेशनल हर्डल ना आने पाए। यही है मेरा। सर आप मुखिया हैं संस्था जी, कई बार गाहे बगाहे बातें आती हैं जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य की, सुरक्षा की जी, इस पर किस तरीके से मद्देनजर कुछ नई चीज़ें लाई? देखिए, अभी हम मतलब जितने भी हमारे मतलब अच्छे मात्रा में हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास और डॉक्टरों की नियुक्ति हम समय समय पर करते जा रहे हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे जिस कंपनी में भी पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का प्रश्न आया है तो हमने उसके लिए स्वीकृति प्रदान की है और सब्सिडीज़ में पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति हो रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट इकोसिस्टम काम करता है, जहाँ पर कि हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी, उनको भी मेडिकल सुविधा जो है हमारी इंपेरियल हॉस्पिटल्स में मिलती है। तो ये एक अच्छा संकेत है। बीच बीच में कई बार कुछ यूनियन बातें करते हैं जी, स्ट्राइक भी होती है जी, वो सब चीज़ें यूनियन हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक एलिमेंट है और हम इस कंपनी में विगत 50 सालों में यूनियन के साथ में मिलकर बैठ करके उनके साथ संवाद स्थापित करके बड़ी बड़ी समस्याओं को हमने हल किया है।
और जब हम एक टेबल पर आकर बैठते हैं तो हम सॉल्यूशन लेके ही फिर बाहर निकलते हैं। ये हमारी 50 साल की हिस्ट्री रही है और हम इस प्रकार से एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करते हुए एक कलेक्टिव विजडम, उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि जब साथ में काम करती है तो वो एनर्जी से कन्वर्ट होकर वो सिनर्जी बन जाती है। तो उस सिनर्जी को लेके हम आगे बढ़े हैं और हमें कोई शक नहीं कि हमारे ट्रेड यूनियन के हमारे जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं, भविष्य में भी हम लोग मिल बैठ के सभी समस्याओं को हल कर लेंगे।